गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पीवीएन क्लासेस में, जिसमें मैं आज आपको बहुत कम समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है समास। तो सबसे पहले बच्चों, बिना देर के हुए हम लोग इसके थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि समास आखिर होता क्या है। तो बच्चों याद रखना कि पदों के मेल को समास कहते हैं। पदों के मेल को समास कहते हैं। अब बच्चों बात ध्यान देना कि समास और संधि में अंतर क्या है। तो बच्चों याद रखना, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा नरेंद्र, तो नरेंद्र को जब मैं संधि विच्छेद करता हूं तो ये दो शब्द से बना है बच्चों, एक है नर और एक है इंद्र। तो याद रखना बच्चों, यहां नर में छुपा है अ और यहाँ एक क्या छुपा है ई। इन दोनों के मेल से ए बन रहा है। तो अगर हम लोग याद रखना कि वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होगा तो इसे हम लोग संधि का नाम देंगे, याद रखना। लेकिन जब ऊपर ऊपर सिर्फ पद के बारे में बात करें कि एक पद नर हुआ और एक पद इंद्र हुआ, इन दोनों के मेल, इन पदों का जो मेल हो रहा है इसको हम लोग समास कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आशा मैं करता हूं कि आप संधि और समास में अंतर समझ गए होंगे। पदों के मेल को समास कहते हैं और उनके अंदर वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, तो उसे हम लोग संधि कहते हैं। तो संधि हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग समास पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने डेफिनेशन समझ लिया कि पदों के मेल को हम लोग समास कहते हैं। जैसे एक पद नर था, एक पद इंद्र था, समास है। एक पद यथा है और एक पद शक्ति है। अगर इसको हमने जोड़ दिया तो ये शब्द हो गया यथा शक्ति। तो याद रखना बच्चों, यहाँ कौन सा वर्ण मेल कर रहा है, मेल से क्या परिवर्तन हो रहा है, हम लोग ये नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि पदों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, तो समास कहते हैं। पहले सभी लोग डेफिनेशन, परिभाषा क्लियर हो गई? नहीं क्लियर होगी आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, हम उसके लिए दोबारा वीडियो बनाएंगे। क्लियर है? अब बच्चों इसके बाद करते हैं कि समास के भेद की अगर बात करते हैं बच्चों, तो समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। ठीक है, समास के अगर भेदों की बात करें तो समास के टोटल 6 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो भेद होता है इसको हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, अव्ययी भाव समास। तो बच्चों ध्यान दो, इसके प्रथम लाइन में ही आ रहा है अव्ययी भाव, अवयव। बच्चों जिस प्रकार आप इंग्लिश में एडजेक्टिव और एडवर्ब पढ़ते हैं उसी तरह यहां अवयव होता है। तो याद रखना, इसका जो प्रथम पद होगा बच्चों, वो प्रथम पद एक अवयव होगा, यानी ठीक है, और जो द्वितीय पद होगा वो एक संज्ञा होगा। इसको मैं और क्लियर करूंगा। द्वितीय पद क्या होगा, तो संज्ञा का कार्य करेगा। थोड़ा सा और इसको मैं क्लियर करूंगा। इसमें ध्यान देना, प्रथम पद या तो छोटा होगा या महत्वपूर्ण होगा। एक और डेफिनेशन से आप लोग इसको पकड़ सकते हैं। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा प्रति और जोड़ दिन, तो यहां पर ध्यान दो बाबू, ये दिन की विशेषता बता रहा है, एक दिन, दो दिन, प्रतिदिन। बाबू मैंने एक वर्ड लिखा आमरण, तो आमरण में एक छोटा सा वर्ड था आ, और मरण मतलब जब तक हम मरेंगे नहीं। इसी तरह बच्चों हमने एक वर्ड लिखा यथा शक्ति, तो अपने शक्ति के अनुसार या मेरी जैसी शक्ति होगी। तो आप गौर कर रहे हैं कि जो प्रथम शब्द जो है वो एक अवयव का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने एक लाइन लिखा बच्चों सहर्ष, ये पद छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है। तो जिस पद का प्रथम पद या तो अवयव का काम करे, इस डेफिनेशन से पकड़िएगा, या तो प्रथम पद छोटा हो लेकिन वो महत्वपूर्ण हो, तो उसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं, अव्ययी भाव समास कह सकते हैं। लेकिन बच्चों इसका नोट्स में एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप लोग नोट बनाएंगे तो एक नोट पॉइंट, जब दोनों पद में एक ही शब्द आ जाए, जब दोनों पद में एक ही शब्द आ जाए तो उसे भी याद रखना बच्चों, तो उसे भी हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं।
जैसे आप देख सकते हैं दोनों में एक ही शब्द आया, हाथ और जोड़ हाथ, तो हम लोग इसको कह सकते हैं हाथों हाथ। ठीक है, हमने बोला दिन और हमने बोला दिन, तो नहीं होता है कि तुम्हारा काम मैं दिनों दिन करा के चलाऊंगा, होता है कि नहीं? रातों रात वो भाग गए, दिनों दिन मैं तुम्हारा काम करवा के लाऊंगा, अरे लाइए ना मैं तुम्हारा काम हाथों हाथ करवा के लाऊंगा। तो इस तरह के जब दोनों पद एक साथ आ जाए तो उसे भी हम लोग अव्ययी भाव का नाम देंगे। बच्चों जैसे जैसे तुम लोग आगे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा फर्स्ट समास क्या है। तो देखो एक बार फिर से, जिसका प्रथम पद अवयव का काम करे, द्वितीय पद संज्ञा का काम करे, अव्ययी भाव। अवयव का मतलब जैसे हम लोग इंग्लिश में एडवर्ब पढ़ते हैं उसी तरह का हो जाएगा, यथाशक्ति, सहर्ष, सुस्वागतम, प्रतिवर्ष, आजन्म, इस तरह के शब्द इसमें आएंगे। प्रथम पद छोटा होगा लेकिन महत्वपूर्ण होगा, ऐसे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके नोट में मैंने क्या बताया, जब दोनों पदों में एक ही शब्द आ जाएगा तो उसे भी आप लोग अव्ययी भाव समास का नाम देंगे, हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, इस तरह से आप लोग इसका नाम दे सकते हैं। चलिए आशा है पहला समास समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों द्वितीय समास की। तो द्वितीय समास है बच्चों तत्पुरुष समास। द्वितीय समास है बच्चों तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से इन अपादान, ठीक है, ये सब पढ़े होंगे। तो इन सभी को कारक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो कारक चिन्ह से इसका लेना देना है। तो याद रखना, जब दोनों पदों के बीच विग्रह करने पर, विग्रह का मतलब होता है बच्चों, विग्रह करने का मतलब होता है अलग करना। तो विग्रह करने पर कारक चिन्ह की प्राप्ति हो, याद रखना बच्चों, कारक चिन्ह की प्राप्ति हो तो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। आप डेफिनेशन जानना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। याद रखना बच्चों, जब ये जुड़े रहेंगे, इसका अलग अलग टीचर अलग अलग डेफिनेशन लिखवाते हैं। कुछ टीचर लिखवाते हैं जिसके जुड़ने पर कारक चिन्ह विलुप्त हो जाए, तो मैंने उसका उल्टा लिखवाया कि जिसको अलग करने पर कारक चिन्ह मिल जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तत्पुरुष समास। जैसे मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूं यज्ञशाला, और जब आप इसको संधि विच्छेद करिएगा तो आप क्या लिखिएगा, यज्ञ के लिए शाला। ठीक है, शाला का मतलब यहाँ घर होता है। ठीक है बाबू, सब लोग स्क्रीन पर लिखिए, मेरी सारी बात समझ में आ रही है। यज्ञशाला तो यज्ञ के लिए शाला, इसी तरह मैंने पाठशाला तो पाठ के लिए शाला, इसीलिए मैं और भी एग्जाम्पल ले रहा हूं बाबू। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया विद्यालय, तो विद्यालय का अर्थ हुआ बच्चों विद्या का आलय। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया शराब मुक्त, तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, जुदाई हो रही है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं शराब से मुक्त। तो देख रहे हैं सबके बीच में कारक चिन्ह की प्राप्ति हो रही है। मैंने बोला राजपुत्र, तो यहां पर क्या हो गया बच्चों, राजा का पुत्र। तो आप देख रहे होंगे चार एग्जाम्पल लिए मैंने, चारों में आप देख रहे होंगे यज्ञ के लिए शाला, विद्या का घर, शराब से मुक्त, राजा का पुत्र। तो जब कारक चिन्ह, देखो बाबू, जब हम इसको अलग कर रहे हैं तो कारक चिन्ह की प्राप्ति हो रही है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं कि जब इनको जोड़ रहे हैं तो कारक चिन्ह विलुप्त हो रहा है, और जब इनको अलग कर रहे हैं तो कारक चिन्ह की प्राप्ति हो रही है। तो इसे हम लोग कहते हैं बच्चों तत्पुरुष समास। इज दैट क्लियर? दोनों बात समझ में आया? पहला अव्ययी भाव क्या था, प्रथम पद छोटा हो महत्वपूर्ण हो या अवयव की तरह रोल करे, अव्ययी भाव। द्वितीय में क्या था, जब इनको जुड़े रहेंगे तो कारक चिन्ह नहीं मिलेंगे, और जब अलग करेंगे तो कारक चिन्ह की प्राप्ति होगी। तो इसे हम लोग कहते हैं बच्चों तत्पुरुष समास। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे तीसरे समास की तरफ, जो सबसे आसान समास है, सभी समास में सबसे आसान समास है द्वंद्व समास, सबसे आसान समास। तो बच्चों द्वंद्व का मतलब ही होता है युद्ध, फैटाफैटी, याद रखना। तो जब, मैं तो इसको ऐसे ही लिखवाऊंगा, जब दोनों पद प्रधान,
जब दोनों पद प्रधान हो, एक दूसरे से कोई कम ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। कुछ लोग इसके नोट में लिखवाते हैं इनके बीच युग्म चिन्ह होगा। ठीक है, अब याद करो बच्चों, मैंने एग्जाम्पल दिया माता पिता, तो माता पिता में तो दोनों इंपॉर्टेंट है, माता भी पिता भी, तो आप पढ़ो जब दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, इसी तरह हमने लिखा हाथ पैर, तो दोनों पद प्रधान है। हमने लिखा बच्चों भाई बहन, तो दोनों पद प्रधान है। हमने लिखा बच्चों शुभ लाभ, तो दोनों पद प्रधान है। ठीक है, मैंने लिखा कि वो दिन रात मेहनत करता है, तो बच्चों दिन रात। तो जब दोनों पद प्रधान हो तो हम उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब जैसे जैसे आप समास पढ़ रहे होंगे वैसे वैसे क्लियर हो रहा है कि अव्ययी भाव क्या था, कर्मधारय तत्पुरुष क्या था, और आपने अब तक तीसरा समास पढ़ लिया कि द्वंद्व समास क्या है। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग चौथे समास की तरफ चलेंगे। चौथा समास भी बड़ा आसान है, जिसका नाम है बच्चों द्विगु समास। इसमें क्या होगा बच्चों? तो इसमें प्रथम पद संख्यावाचक होगा। यह भी आसान समास है। पहला अगर आप समझ गए तो बाकी सब आसान है। इसमें प्रथम पद संख्यावाचक होगा बच्चों। इसमें संख्या का बोध होगा प्रथम का। जैसे मैंने एक लाइन लिखा बच्चों दोपहर, तो आप देख रहे हैं कैवा पहर चल रहा है, तो दूसरा पहर चल रहा है, दोपहर। मैंने एक लाइन लिखा बच्चों चौराहा, तो जिसके जहां से चार रास्ते निकलते हो चौराहा। ठीक है बच्चों, मैंने एग्जाम्पल लिखा 9 ग्रह, तो कितने ग्रह हैं? तो प्रथम पद आपको संख्यावाचक है। ठीक है बाबू, मैंने एग्जाम्पल लिखा 31, तो 1 जोड़ 30, तो प्रथम पद संख्यावाचक है। तो ये जाएगा बच्चों किसमें? तो द्विगु समास में। अभी इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा, आप चिंता मत करिए, आज की वीडियो में क्लास के एंड तक सारे कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। ठीक है, अब पांचवा जो समास है आइए उस पर चर्चा करते हैं। पांचवा जो समास है वो है कर्मधारय समास। ठीक है, तो कर्मधारय समास बहुत बढ़िया समझना। जैसे बाबू जैसे समझना, जैसे इंग्लिश में एडजेक्टिव और नाउन का खेल चलता है, जैसे इंग्लिश में एडजेक्टिव और नाउन का खेल चलता है, उसी तरह कर्मधारय समास में याद रखना बाबू विशेषण और विशेष्य का खेल चलेगा। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। तो जब विशेषण और विशेष्य का मेल होगा, याद करो समास का मतलब ही होता है पदों के मेल को समास कहते हैं, और जब विशेषण और विशेष्य का मेल होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कर्मधारय समास। नहीं समझ में आ रहा होगा तो समझो, जैसे अभी मैंने कैसी शर्ट पहनी है बच्चों, तो मैंने ब्लैक शर्ट पहना है, तो ब्लैक क्या हो गया बच्चों? एडजेक्टिव हो गया। जो किसी की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे नाउन कहते हैं। तो याद रखना वहां अवयव और संज्ञा को अव्ययी भाव कहते हैं, और जहां विशेषण और विशेष्य का मेल हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको, तो इंग्लिश हो गया, हिंदी में एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं लाल मणि। तो क्या मतलब आ रहा है बच्चों? लाल है जो मणि, या मणि की विशेषता बता रहा है कि कैसा मणि है, तो ये लाल मणि है। बाबू इसमें है जो से भी हम लोग याद कर सकते हैं कि जिसमें है जो शब्द आए तो वहां पर या के समान भी वर्ड आएगा। जैसे मैं और भी एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया श्वेत अश्व, तो घोड़ा कैसा है बच्चों? तो सफेद रंग का घोड़ा है। मैंने एक एग्जाम्पल और दिया नील कमल, तो कैसा कमल है? तो वो नीला कमल है। ठीक है, नील गगन भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, श्वेत अश्व, श्वेत पुष्प, ये सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, याद रखना सारी बातें आपको क्लियर हैं, आवाज क्लियर आ रही है बच्चों? चलिए, अब तक आपने 5 समास पढ़ लिए, एक बार लास्ट में फास्ट रिवीजन करेंगे। लेकिन याद रखना बच्चों, सबसे तगड़ा, सबसे शक्तिशाली, सबसे बाहुबली समास है तो उसका नाम है बच्चों बहुव्रीहि समास। ये सबसे शक्तिशाली समास है। और याद रखना, अभी एक याद रखना क्या, उसको नोट में मैं बताने वाला हूं।
अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो, कंफ्यूजन की, असमंजस की, कि लग रहा है कि तत्पुरुष समास भी है और लग रहा है कि बहुव्रीहि समास भी है, एक ही क्वेश्चन तो बहुव्रीहि की जीत होगी। अभी एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा। तो बहुव्रीहि समास समझना बच्चों, जिस समास के दोनों पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करें, वह समास जिसके दोनों पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करें। बात कहीं और हो रही है लेकिन उसका चर्चा कहीं और होगा, तो उसे आप याद रखना बहुव्रीहि समास। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चों, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया लंबोदर। लंबोदर का मतलब होता है लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका पेट। तो क्या हर लंबे पेट वाले को आप लंबोदर कह देंगे? नहीं बच्चों, लंबोदर तो सिर्फ एक का ही नाम है, वो है श्री गणेश का। गणेश जी का नाम है लंबोदर। ठीक है बाबू। मैंने एक लाइन लिखा, मैंने एग्जाम्पल दिया वीणा पानी। तो क्या हर वीणा बजाने वाली को आप वीणा पानी कह देंगे? नहीं बच्चों। तो वीणा पानी किनका नाम है? तो माता सरस्वती का नाम है। बच्चों मैंने एग्जाम्पल लिया मुरलीधर। तो क्या हर बांसुरी बजाने वाले को आप मुरलीधर कहेंगे? तो नहीं बच्चों, श्री कृष्ण जी को मुरलीधर कहा गया है। बोलो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हर वो दो पद जब किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब यहां पर एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी। अब याद रखना, याद क्या रखना, मैं उसको नोट को लिख रहा हूं कि यदि प्रश्न ऐसा आ जाए कि असमंजस की स्थिति पैदा हो, यदि प्रश्न ऐसा आ जाए कि असमंजस की स्थिति पैदा हो कि हमारा उत्तर बहुव्रीहि या अन्य समास होगा, मतलब किसी भी समास से अगर आप कंफ्यूज हो जाए कि हमारा उत्तर बहुव्रीहि या अन्य समास होगा, तो आप हमेशा बहुव्रीहि चुनेंगे। बच्चों याद रखना, ये कंफ्यूजन की स्थिति में ही चुनना है। आप हमेशा बहुव्रीहि को चुनेंगे। कैसे? सो मैं दूर कर दे रहा हूं आपकी कंफ्यूजन को। अब एक बच्चा, जब मैं अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था तो एक बच्चा बोला क्या सर कभी भी बहुव्रीहि चुनेंगे? नहीं बच्चों, जब कंफ्यूजन हो कि लगे कि ये तो बहुव्रीहि भी जा रहा है, ये तो द्विगु भी जा रहा है, तो उस समय आपका उत्तर हमेशा बहुव्रीहि होगा। थोड़ा सा टेंशन फ्री होकर के मेरी बात समझो। जैसे मैंने एक लाइन लिख दिया पांचाली। ठीक है, तो पांचाली आपको पता है, पांचाल नरेश की पुत्री पांचाली को कहा गया था, द्रौपदी को कहा गया था। तो पांचाली, 5 वर्ड इसमें है। तो आपके मन में होगा कि सर द्विगु इसका आंसर होगा या इसका आंसर बहुव्रीहि होगा। तो आप हमेशा किसको चुनेंगे? तो आप हमेशा बहुव्रीहि को चुनिएगा। याद रखना बच्चों, यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है कि पांचाली द्विगु भी है विशाल सर और बहुव्रीहि भी है, तो हम किसको चुने? तो याद रखना कि आपके ऑप्शन में दोनों भी होंगे, तो आपको किसका चुनना है? बहुव्रीहि को चुनना है। और मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा बच्चों पीताम्बर। तो पीले वस्त्र धारण करने वाले को पीताम्बर कहते हैं। तो इसका उत्तर कर्मधारय भी जा रहा है बच्चों, और पीताम्बर भगवान विष्णु के लिए यूज किया गया है, और यहीं पर बच्चों बहुव्रीहि भी आ रहा है। तो आप दोनों आंसर में है, ऑप्शन में दोनों है, तो आप किसको चुनेंगे बच्चों? तो बहुव्रीहि समास को चुनेंगे। और एग्जाम्पल देख लो, एक दो और एग्जाम्पल और देख लो, आपको कंफ्यूजन और दूर होगा। आपके सपोज दैट पुरुषोत्तम वर्ड आ गया, तो पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद क्या होता है बच्चों? पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, यानी कि इसमें कारक चिन्ह आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? तो आप तो कहिए कि विशाल सर आप तो पढ़ाए थे जिसमें कारक चिन्ह होता है तो वो तो तत्पुरुष समास हो जाएगा।
इस हिसाब से आपके लिए ये तत्पुरुष समास भी है। और ऑप्शन में बहुब्रीहि भी हो जाए, क्योंकि बाबू बात समझो, पुरुषोत्तम भगवान राम को कहा गया है तो इसके दो पद मिलकर के किसी तीसरे पद की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। तो याद रखना कि असमंजस की स्थिति हो जा रही है दो समास के साथ, चाहे वो द्विगु हो, चाहे वो कर्मधारय हो, चाहे बहुब्रीहि हो, तो जीत हमेशा किसकी होगी बच्चों? बहुब्रीहि की। दशानन, तो दशानन में आपको लगेगा कि अरे ये तो द्विगु भी है और लगेगा कि बहुब्रीहि भी है, तो ऑप्शन में अगर दोनों होंगे तो आपको बहुब्रीहि मार करके आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, एक बार अब हम लोग इसको लास्ट में जाते जाते हम लोग एक बार शुरुआत से फास्ट रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले समास किसे कहते हैं? तो पदों के मेल को समास कहते हैं। जैसे एक पद आया बच्चों नर और एक पद आया इंद्र, नरेंद्र, दो पदों के मेल को हम लोग समास कहते हैं। लेकिन एक कंफ्यूजन होगी कि समास और संधि में क्या अंतर है। तो संधि में क्या होता है? वर्णों का मेल। आप उसके अंदर घुस के देखेंगे कि नर के अंदर पीछे में क्या छुपा है? अ। अरे भाई छुपा है कि नहीं? र कैसे बना है बच्चों? आधा र और अ मिल करके किसका निर्माण हुआ बाबू? पूरा र का। तो यहाँ पर अ छुपा है और यहाँ पर ई, तो अ और ई के मिलन से ए हो रहा है, तभी तो नर जोड़ इंद्र नरेंद्र होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? नरेंद्र। ठीक है बाबू, लेकिन ऊपर ऊपर जब पदों के अध्ययन को ही हम लोग कर लेते हैं कि एक पद नर है, एक पद इंद्र है, एक पद यथा है, एक पद शक्ति है, एक तरफ वीणा है, एक तरफ पानी है, तो ऐसे पदों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? समास। अब इसके भेद की बात करते हैं बच्चों, तो टोटल समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद, जिसमें हम लोग पहला पढ़ रहे हैं अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में क्या पढ़े आप लोग? प्रथम पद इसका अवयव का काम करेगा। जैसे शक्ति, तो शक्ति के पहले हमने जोड़ दिया यथाशक्ति। संभव, तो संभव के पहले हम लोग जोड़ दिया यथा संभव। बाबू जन्म, तो जन्म के पहले हमने जोड़ दिया आजन्म। मरण, तो इसके पहले हम लोग जोड़ दिया आमरण। ठीक है, तो जिसका प्रथम पद अवयव का काम करे, पीछे वाला पद संज्ञा का काम करे, या एक और डिफिनेशन है कि जिसका प्रथम पद या तो छोटा हो या महत्वपूर्ण हो। जैसे आप देख रहे हैं ये सब छोटे हैं लेकिन एक इंपॉर्टेंस ला रहे हैं, तो इनको अव्ययी भाव समास कहेंगे। ठीक है, दूसरे समास की बात करते हैं। दूसरे नहीं, अव्ययी भाव का ही एक नोट है, जब दोनों पद में एक ही शब्द आ जाए तो उसको भी अव्ययी भाव नाम दिया गया है। जैसे हाथ और हाथ, हाथों हाथ, दिन और दिन, दिनों दिन। ठीक है, रात और जोड़ रात, आप कह सकते हैं बच्चों रातों रात। ठीक है, ये दो समास क्लियर हुए। तीसरा है बच्चों तत्पुरुष समास, सॉरी दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जब उनको जोड़ेंगे तो कारक चिन्ह विलुप्त हो जाएंगे। जैसे यज्ञशाला में कारक चिन्ह नहीं है, लेकिन जैसे ही इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं तो यज्ञशाला, तो यज्ञ के लिए शाला, यहाँ पर कारक चिन्ह आ गया कि नहीं? के लिए। विद्यालय तो विद्या कालय, शिवालय तो शिव कालय, शराब तो शराब मुक्त, तो शराब से मुक्त, राजपुत्र तो राजा का पुत्र। तो जब इनका विग्रह करने पर कारक चिन्ह की प्राप्ति हो तो तत्पुरुष समास है, और जब इनको जोड़ा जाए तो कारक चिन्ह की विलुप्त हो जाए तो उसे हम लोग कहेंगे तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं बच्चों? द्वंद्व का मतलब ही है दो, लड़ाई, बराबर। तो यहां पर भी क्या है बच्चों? जब दोनों पद प्रधान हो, जब दोनों पद प्रधान हो, इनके बीच युग्म चिन्ह आ जाए, जैसे माता और पिता, तो माता पिता, हाथ और पैर, भाई बहन, शुभ लाभ, दिन रात, दोनों पद प्रधान हैं, पति पत्नी, ये दोनों पद प्रधान हैं, तो यहां पर हम लोग बोलते हैं इसे द्वंद्व समास। क्लियर है बच्चों? अगले समास की ओर रुख करते हैं। यह भी सबसे आसान समास होता है द्विगु समास, जिसमें दो पद जोड़े लेकिन प्रथम पद संख्यावाचक हो जाए। देखिए यहाँ संख्यावाचक है, दोपहर, चौराहा, दुपट्टा, नौग्रह, इस तरह को हम लोग कहते हैं बच्चों द्विगु समास। क्लियर है? और अगला है कर्मधारय समास। तो इनके दोनों पदों के बीच विशेषण विशेषण का संबंध होगा, याद रखना बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। जैसे मैंने कैसा शर्ट पहना है बच्चों? तो ब्लैक शर्ट, तो शर्ट की विशेषता बता रहा है ब्लैक और शर्ट। लाल मणि, तो मणि की विशेषता बता रहा है लाल मणि।
अश्वेत अश्व तो कैसा घोड़ा है बच्चों, तो सफेद घोड़ा है। नील कमल कैसा कमल है बच्चों, तो नीला कमल है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बहुव्रीहि क्या कहता है, जिस समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करें, जैसे लंबोदर तो भगवान गणेश जी को कहा गया है, वीणा पानी माता सरस्वती को कहा गया है, चक्रधर तो भगवान विष्णु को कहा गया है, बाबू देवों के देव महादेव तो भगवान शंकर को कहा गया है। क्लियर है, क्लियर है। और इसमें लास्ट में मैंने एक नोट दिया है, यदि प्रश्न ऐसा आ जाए, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाए, एक ही सवाल के दो उत्तर लगे और उस उत्तर में द्विगु और बहुव्रीहि भी है, तो आपको बहुव्रीहि जीत करना है। द्विगु द्वंद्व भी है और बहुव्रीहि भी है, द्वंद्व और बहुव्रीहि तो नहीं आता है, कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि है, तो भी जीत किसकी होगी, बहुव्रीहि की होगी। तो इस प्रकार आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया। अब मैं एक प्रैक्टिस सेशन अब स्टार्ट करने वाला हूं जल्दी ही। पहले कुछ चैप्टर को पढ़ा लेने दीजिए, फिर प्रैक्टिस सेशन में आप लोग रोज शाम को 9 बजे से 10 बजे तक 50-60 क्वेश्चन हिंदी के, 50-60 क्वेश्चन इंग्लिश के मैं रोज प्रैक्टिस करवाऊंगा। पहले कुछ टॉपिक्स मैं पढ़ा लेना चाहता हूं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय।